दिस इज़ आयशा फातिमा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग क्लास 11th फिज़िक्स की जो न्यू बुक है, पंजाब एजुकेशन करिकुलम ट्रेनिंग एंड असेसमेंट अथॉरिटी 11th क्लास की फ़िज़िक्स की जो न्यू बुक है उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। और आज उस न्यू बुक को लेकर हम लोग चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन। सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन ये चैप्टर नंबर 3 है। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 और 2 पढ़ा था। चैप्टर नंबर 2 में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि अगर एक बॉडी है, अगर वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो जो उसकी वेलोसिटी होती है वो लीनियर वेलोसिटी होती है, और उसका जो डिस्प्लेसमेंट वो कवर करती है वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है, और वो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रही होती है वो लीनियर एक्सेलरेशन होता है, और उसका जो मोमेंटम होता है वो भी लीनियर होता है। तो आज हम लोग जो है वो सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको लेक्चर कैसा लगा। स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था ना कि अगर हमारे पास ये एक कार है और ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो इसकी जो मोशन होगी वो हमारे पास लीनियर मोशन होगी। ठीक है, उसकी जो वेलोसिटी होगी जिससे वो ये मूव कर रही है वो भी हमारे पास लीनियर होगी, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। अगर इसके जो एक्सेलरेशन ये गाड़ी प्रोड्यूस कर रही है वो भी लीनियर होगा, जो मोमेंटम होगा वो भी लीनियर होगा। ठीक है, तो जिस तरह हम लोगों ने ये पढ़ा कि अगर गाड़ी स्ट्रेट लाइन में मूव करे तो उसकी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम सब कुछ जो है वो लीनियर होता है। इसी तरह अगर एक बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करे, यानी कि हमारे पास ये एक सर्कल है, सर्कुलर पाथ में मूव करे और यही कार हमारे पास सर्कुलर पाथ में मूव करे, तो इस कार का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो सर्कुलर होगा। ठीक है, जो वेलोसिटी होगी वो भी सर्कुलर होगी, जो हमारे पास एक्सेलरेशन होगा वो भी सर्कुलर होगा, और मोमेंटम जो होगा वो भी सर्कुलर होगा। ठीक है, तो अब आज के लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, और इस चैप्टर नंबर 3 में हम लोग सर्कुलर और रोटेशनल मोशन के बारे में पढ़ेंगे कि सर्कुलर और रोटेशनल मोशन क्या है, सारी चीज़ें, ईच एंड एवरीथिंग उसके बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स देखें, सर्कुलर मोशन का मतलब तो हमें पता चल गया कि अगर बॉडी सर्कल के अराउंड मूव करे तो वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही होती है। रोटेशनल मोशन क्या होता है? क्या सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन में कोई फ़र्क नहीं है? क्या सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन जो है वो सेम है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन जो है वो सेम नहीं है। ठीक है, सर्कुलर मोशन के बारे में हम लोग कह सकते हैं कि अगर बॉडी, अब जो देखें ये कार है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, तो ये इसकी जो मोशन होगी वो सर्कुलर मोशन होगी। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि हमारे घरों में जो पंखे लगे होते हैं सीलिंग के साथ, यानी कि छतों के साथ जो पंखे लगे होते हैं वो इस तरह के होते हैं। ठीक है, छतों के साथ जो पंखे लगे होते हैं हमारे पास वो इस तरह के होते हैं कि यहाँ से वो फिक्स होते हैं, और यहाँ से उनके जो विंग्स होते हैं वो ऐसे ऐसे मूव कर रहे होते हैं ऐसे। ठीक है सर, तो वो अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग मूव करते हैं। तो यानी कि अगर हमारे पास ये एक फिक्स्ड पॉइंट है, ये हमारे पास छत आ गई है और यहाँ से पंखा लटका है वो नीचे, यहाँ से इसके विंग्स मूव कर रहे हैं और हमें हवा दे रहे हैं, तो मतलब कि ये जो मोशन हो रही है ये रोटेशनल मोशन हो रही है, क्योंकि ये जो विंग्स है या पंखा है ये अपने एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है। लेकिन यहाँ पर ये जो कार है वो एक सर्कुलर पाथ फॉलो कर रही है, ये कहीं से भी फिक्स नहीं है। ठीक है, मतलब कि इसकी जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो एक्सटर्नल है, तो ये इसकी जो मोशन होगी वो सर्कुलर मोशन होगी। अगर हमारे पास जो मोशन है वो इंटरनल एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग हो, जैसे कि इस पंखे की है कि यहाँ से ये फिक्स है, इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन इंटरनल है और ये मूव कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो ये इसकी जो मोशन होगी वो रोटेशनल मोशन होगी। लेकिन ये जो कार है जो कि सर्कल के अलोंग मूव कर रही है, इसकी जो मोशन होगी वो सर्कुलर मोशन के होगी, क्योंकि ये एक सर्कुलर पाथ
फॉलो कर रही है और इसकी जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो एक्सटर्नल है। ठीक है, तो अब हम लोग सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन की डिफाइन देखेंगे। नंबर 3, सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है। तो सर्कुलर मोशन की डिफाइन हमें देखेंगे कि द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे होते हैं, जिनकी मोशन सर्कुलर पाथ में होती है, वो जो होते हैं वो सर्कुलर मोशन कहते हैं उन ऑब्जेक्ट्स की मोशन को। यानी कि हमारे पास अगर देखें, ये हमारे पास अर्थ है, ये हमारे पास अगर अर्थ है और ये हमारे पास मून है। ठीक है, मून जो है वो अर्थ के अराउंड मूव कर रहा है, ऑर्बिटल पाथ को फॉलो करते हुए अर्थ के इर्द गिर्द घूमता है। चांद जो है वो ज़मीन के इर्द गिर्द घूमता है, तो इसलिए जो चांद की मोशन होगी हमारे पास वो सर्कुलर मोशन होगी, क्योंकि वो ज़मीन के इर्द गिर्द घूम रहा है। ज़मीन अगर, यानी कि हमारे पास ये अर्थ है और ये स्पिन कर रही है, ठीक है, अपनी जगह पर रहकर ऐसे गोल गोल घूम रही है, और ये एक जगह से फिक्स है, यानी कि इसकी जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो इंटरनल है, तो फिर वो जो अर्थ होती है वो रोटेशनल मोशन कर रही होती है। ठीक है, सर्कुलर मोशन की हमारे पास डिफाइन है, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। ठीक है, इन सर्कुलर मोशन द डायरेक्शन ऑफ बॉडी कंटिन्यूसली चेंजेस। सर्कुलर मोशन में जो बॉडी की डायरेक्शन होती है वो कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है। यानी कि हमारे पास ये एक सर्कल है, अगर बॉडी यहाँ पर मूव कर रही है तो इसकी डायरेक्शन फॉरवर्ड होगी, फिर जब बॉडी यहाँ पर मूव करेगी, यहाँ पर पहुँच जाएगी, तब भी इसकी डायरेक्शन फॉरवर्ड होगी, फिर यहाँ पर जब बॉडी पहुँच जाएगी तब भी इसकी डायरेक्शन फॉरवर्ड होगी, फिर यहाँ पर जब बॉडी पहुँच जाएगी तो इसकी डायरेक्शन इस तरह फॉरवर्ड होगी। यानी कि हमारे पास सर्कुलर मोशन में जो डायरेक्शन होती है बॉडी की वो कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है इसी तरह, क्योंकि वो फॉरवर्ड मूव करती रहती है। ठीक है, एग्जाम्पल है हमारे पास सैटेलाइट मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। यानी कि हमारे पास जो जितने भी, अब देखिए, सैटेलाइट्स हैं जो कि अर्थ के अराउंड मूव करते हैं, वो एक सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहे हैं। वो किसी छत से पंखे की तरह फिक्स नहीं है कि उनकी एक एंड जो है वो फिक्स है और वो मूव कर रहे हैं, घूम रहे हैं, सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहे हैं। वो सैटेलाइट जो है वो किसी भी छत वगैरह से फिक्स नहीं है, मतलब कि वो सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहे हैं, तो ये सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करते हैं अर्थ के अराउंड। सैटेलाइट मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। दूसरी जो एग्जांपल है वो हमारे पास है कि अ स्टोन व्हील्ड अराउंड अ स्ट्रिंग। ठीक है, हमारे पास जैसे कि ये एक धागा है, ठीक है, ये एक हमारे पास धागा है, ये हमारे पास एक स्टोन है, ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है और ये हमारे पास एक स्टोन है। ठीक है, ये स्टोन जो है वो ऐसे सर्कुलर पाथ में मूव करता है। जब हम लोग इस स्ट्रिंग को ऐसे गोल गोल घुमाते हैं, तो जैसे बचपन में हम लोग एक रस्सी के एक सिरे पर पत्थर को बांध के ऐसे गोल गोल हवा में घुमाते थे, तो वही वाला स्टोन जो कि स्ट्रिंग के अराउंड व्हील्ड करता है, वो भी हमारे पास सर्कुलर मोशन की एक एग्जांपल है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अगर देखिए स्टूडेंट, जिस तरह बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, तो तब वो जो डिस्प्लेसमेंट कवर करती है उसको हम लोग कहते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट। इसी तरह अगर बॉडी जो है वो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही हो, तब वो जितना डिस्प्लेसमेंट कवर करती है वो हमारे पास होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखिए, अगर हमारे पास ये एक सर्कल है और इसका सेंटर है, ठीक है, और बॉडी यहाँ पर मूव कर रही है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, सेंटर से लेकर जो बॉडी तक जो डिस्टेंस होगा वो होगा r। कुछ देर बाद जो बॉडी है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँच जाती है। ठीक है, तो जब बॉडी यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो भी r होता है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है वो भी r होता है। तो अब देखें, पहले बॉडी ने यहाँ पर मूव कर रही थी, फिर यहाँ पर मूव करेगी, तो इस दौरान यहाँ पर एक एंगल बन गया,
जो हो जिसको हम लोग थीटा बोलते हैं। तो इसीलिए बॉडी ने जब ये सर्कुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो यहाँ पर एक एंगल बन गया। तो इसलिए हम लोग इस डिस्प्लेसमेंट को, जो कि बॉडी ने सर्कुलर पाथ में मूव करते हुए फॉलो किया कवर किया है, उसको हम लोग बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की फिर जो डिफाइन है वो भी हम लोग ऐसे लिखेंगे, द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल। ये जो हमारे पास एंगल है जो सेंटर ऑफ सर्कल पर सबटेंडेड है बाय अ बॉडी मूविंग अलोंग अ सर्कल, इस बॉडी के थ्रू बाय जो कि सर्कल के अलोंग मूव कर रही है इन अ गिवन टाइम में इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वो हमारे पास जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। यानी कि एक एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल, वो एंगल जो कि सेंटर ऑफ सर्कल में सबटेंडेड हो बाय अ बॉडी मूविंग अलोंग अ सर्कल, उस बॉडी के थ्रू जो कि सर्कल के लॉन्ग मूव कर रही है इन अ गिवन टाइम में इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वो चीज़ हमारे पास क्या कहलाती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट हम लोग इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन समझने से पहले आप लोग जो है वो अपनी बुक का ये जो फिगर 3.2 का पार्ट ए है वो देखें कि हमारे पास ये हमारे पास एक सर्कल है और ये हमारे पास इसका सेंटर है। ये जो सेंटर है वो चेंज नहीं होता। वो बॉडी जो कि सर्कल के अलोंग मूव करती है उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, जो कि हमने अभी पीछे पढ़ा। लेकिन ये जो पॉइंट होता है सेंट्रल पॉइंट, जो कि पिवटेड पॉइंट होता है और ये फिक्स्ड पॉइंट होता है, ये चेंज नहीं होता। ठीक है, अब देखें यहाँ पर ये पॉइंट P है और यहाँ पर एक ये जो डॉट बना हुआ है ये एक बॉडी है जिसका मैस m है। ठीक है, ये बॉडी है जिसका मैस m है, वो एक सर्कुलर पाथ में मूव करती है। ठीक है, और इस सेंट्रल या पिवटेड पॉइंट से लेकर यहाँ पर पॉइंट P तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास r है। अब देखें, कंसीडर कर लें कि यहाँ हमारे पास एक रोड है। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो एक रोड है और ये यहाँ से फिक्स्ड है, पिवटेड है सर्कल के सेंटर में। और इस रोड की इस साइड पे जो है वो ये हमारे पास एक बॉडी है जिसका मैस जो है वो m है, इस बॉडी का मैस m है। ठीक है, और ये वो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है। अब ये जो हमारे पास रोड OP है, ये रोड OP है और ये हमारे पास इस पॉइंट P पे इस रोड के साथ जो है वो मैस M जो है वो जुड़ा हुआ है। ये रोड OP है, ये प्लेन ऑफ द सर्कल के अलोंग मूव करती है। ये रोड OP हमारे पास प्लेन ऑफ द सर्कल के अलोंग मूव करती है। प्लेन ऑफ द सर्कल क्या होता है, ये Z एक्सिस, ये Y एक्सिस, ये X एक्सिस, ये हमारे पास प्लेन होता है। ठीक है, तो ये जो रोड OP होता है ये प्लेन ऑफ द सर्कल के अलोंग मूव करता है, लेकिन वो मैस जो कि पॉइंट P पे होता है वो सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर पाथ को फॉलो करता है, ये प्लेन ऑफ द सर्कल के अलोंग मूव नहीं करता। ठीक है स्टूडेंट्स, जो हमारे पास रोड है जिसको हम लोगों ने रोड OP का नाम दिया है वो प्लेन ऑफ द सर्कल के अलोंग मूव करता है, लेकिन हमारे पास वो मैस जो पॉइंट P पर मौजूद है, वो बॉडी जिसका जो पॉइंट P पर है जिसका मैस m है, वो सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर पाथ के अलोंग मूव करती है। वो प्लेन ऑफ द सर्कुलर पाथ के अलोंग मूव नहीं करती। यानी कि ये वो सिर्फ और सिर्फ ये सर्कल की बाउंड्रीज पे या सर्कमफ्रेंस पे मूव करती है। लेकिन ये जो हमारे पास रोड OP है ये प्लेन ऑफ द सर्कल के अलोंग मूव करता है। अब देखें यहाँ पर फिगर 3.2b में हमें प्लेन ऑफ द सर्कल शो किया है। ठीक है, प्लेन ऑफ द सर्कल हमें लोगों को शो किया है। अब देखें ये रोड OP है और ये X एक्सिस है, ये Y एक्सिस है और ये Z एक्सिस है। ये रोड OP जो है वो प्लेन ऑफ द सर्कल के अलोंग मूव करता है। ठीक है, और Z एक्सिस जो है वो आउटवर्ड जो है वो यानी कि बाहर की तरफ निकला हुआ है Z एक्सिस। ये हमारे पास X एक्सिस है, ये Y एक्सिस है। अब ये रोड OP है, ये तो प्लेन ऑफ द सर्कल के अलोंग मूव करता है।
लेकिन जो हमारे पास बॉडी का मैस है m है, जो कि पॉइंट P पे पड़ी हुई है और रोड के दूसरे सिरे से जुड़ी हुई है, वो सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर पाथ में मूव करती है, वो प्लेन ऑफ द सर्कुलर पाथ के लॉन्ग मूव नहीं करती। एक्सप्लेनेशन में जो हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की एक्सप्लेनेशन है उसमें भी यही लिखा है कि कंसीडर करें एक बॉडी है जिसका मास m है, जो मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r, जो कि सर्कुलर पाथ के अलोंग मूव करती है, मूविंग जिसका रेडियस r है। यानी कि हमारे पास देखें, ये हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है। अब हमारे पास एक बॉडी है, कंसीडर हम लोगों ने की है, जो प्लेन ऑफ द सर्कल होता है वो भी इमेजिनरी होता है। हमारे पास एक बॉडी है जो कि हम लोगों ने कंसीडर की है, उसका मास जो है हमारे पास m है। वो ये हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास m है, वो सर्कुलर पाथ के अलोंग मूव कर रही है, जिसका रेडियस हमारे पास जो है वो r है। यानी कि सेंट्रल पॉइंट से इस बॉडी मास m तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास r है, ठीक है। सपोज दिस मोशन इज टेकिंग प्लेस बाय अटैचिंग अ पार्टिकल एट द एंड ऑफ मैसलेस रिजिड रॉड ऑफ लेंथ r। उन्होंने कहा कि सपोज करें कि हमारे पास ये जो मोशन है, अगर हम लोग यहाँ पर एक पार्टिकल p को अटैच कर दें, ठीक है, एट द एंड ऑफ मैसलेस रिजिड रॉड ऑफ लेंथ r, और इस को हम लोग एक रोड कंसीडर कर लें, रिजिड रॉड जो कि मैसलेस है और उसकी लेंथ हमारे पास r है। ये जो हमारे पास है ये एक मैसलेस रिजिड रॉड है, ये हमारे पास एक मैसलेस रिजिड रॉड है, रिजिड रॉड जिसकी लेंथ हमारे पास जो है r है, और ये हमारे पास पार्टिकल p है जो कि इसके एंड पे अटैच है, ठीक है। ये हमारे पास सेंटर O है जो कि पिवटेड है, यानी कि फिक्स है, इसने मूव नहीं करना, इसने यहीं पे रहना है। अब हमारे पास इस सेंटर से लेकर ये जो पार्टिकल P तक का जो डिस्टेंस है, इसको हम लोग OP कह देते हैं, ठीक है। ये OP जो है वो एक प्लेन के लॉन्ग मूव करता है, लेकिन जो हमारे पास ये जो पार्टिकल P है वो सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर पाथ के लॉन्ग मूव करता है, ठीक है। ये जो हमारे पास रोड OP है ये रोटेट्स इन द प्लेन ऑफ द सर्कल ड्यू टू मोशन ऑफ पार्टिकल P। जब हमारे पास ये पार्टिकल P जो है वो एक सर्कल के लॉन्ग मूव करेगा और ये पार्टिकल P जो है वो इस मैसलेस रिजिड रॉड के साथ अटैच है, तो अब देखेंगे पार्टिकल P इस सर्कल पाथ में मूव करेगा, तो ये रिजिड रॉड भी जो वो भी मूव करेगा, ठीक है। तो ये ऐसे पहले यहाँ पे फिर ये मूव करके यहाँ पर भी आ सकता है, ठीक है, फिर मूव करके यहाँ पर भी आ सकता है, फिर यहाँ पर भी। तो इस तरह ये मूव करेगा। तो जिस तरह जैसे जैसे ये पार्टिकल P मूव करता रहेगा, फिर ये रोड मासलेस जो रिजिड रोड है वो भी मूव करता रहेगा। द एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। हमारे पास जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है वो सेंटर ऑफ सर्कल से पास होती है, पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल विच इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन, जो कि परपेंडिकुलर होती है प्लेन ऑफ द सर्कल के, वाइल OP इज रोटेटिंग, जबकि OP जो है वो रोटेटिंग में होता है। यानी कि देखें, अब ये हमारे पास x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है, ये तीनों एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और ये हमारे पास O जो है वो सेंट्रल पॉइंट है, पिवटेड पॉइंट है, और ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है हमारे पास ये प्रोसेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल है, यानी कि ये सेंटर ऑफ द सर्कल से निकली है, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन इस प्लेन OP के परपेंडिकुलर है। ये हमारे पास x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, ये तीनों एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये प्लेन OP के परपेंडिकुलर है जो कि रोटेट कर रहा है, यानी कि प्लेन OP ऐसे रोटेट कर रहा है। ये पार्टिकल P जो है वो सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है, जिसकी वजह से ये मासलेस रिजिड रॉड भी रोटेट कर रहा है। और हमारे पास जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है हमारे पास ये सेंटर से पास थ्रू हुई हैं, पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, और हमारे पास ये एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो उस प्लेन OP के परपेंडिकुलर है।
देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास ये प्लेन OP है। जब वो सर्कल के अलॉन्ग मूव करेगा तो वो परपेंडिकुलर होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन के, जो कि सेंटर ऑफ द सर्कल से पास थ्रू हुई है। समझ आ गई? यानी कि हमारे पास ये एक सर्कल था और ये हमारे पास ये प्लेन OP जो है, जो वो एक सर्कुलर पाथ में ऐसे ऐसे मूव करेंगी, तो ये इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन जो कि हमारे पास सेंटर ऑफ द सर्कल से पास आउट हुआ है, ये इसके परपेंडिकुलर होंगी। तरह के किसी भी पोजीशन पे, किसी भी इंस्टेंट पे, अब देखिए हमारे पास, हम लोग Z एक्सिस को निगलेक्ट करके देखें तो हमारे पास रोड OP है, O और P यहाँ पर है। कुछ टाइम बाद वो यहाँ पर चला जाता है P1 पोजीशन पे। पहले वो यहाँ पे होता है, वो यहाँ पर चला जाता है P1 पोजीशन पे। जब वो यहाँ से वहाँ तक जाता है तो उसको T टाइम लगता है यहाँ से यहाँ जाने में। फिर बाद में जब हमारे पास जो रोड OP है, वो जब OP1 पोजीशन पे जाता है तो एंगल थीटा बनाता है, ठीक है। लेकिन कुछ देर बाद जब वो P1 से P2 पर जाता है तो वो एंगल डेल थीटा बनाता है डेल T टाइम में, ठीक है। तो यही चीज़ उन्होंने हमें कही गई है कि सपोज एट एनी इंस्टेंट T द पोजीशन ऑफ OP मेक्स एन एंगल थीटा। OP की जो पोजीशन है एट एनी इंस्टेंट T, OP की जो पोजीशन है वो एंगल थीटा बनाती है और टाइम हमारे पास T है, ठीक है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग। आफ्टर सम टाइम T प्लस T इट्स पोजीशन भी OP2। कुछ टाइम के बाद इसकी पोजीशन जो है वो OP2 बन जाती है, ठीक है। और OP2 एंगल जो बनाती है वो होता है थीटा प्लस डेल थीटा। जो OP2 जो हमारे पास नई पोजीशन होती है, वो हमारे पास जो एंगल बनाती है वो हमारे पास थीटा और प्लस डेल थीटा होता है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग विद, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के साथ बना रही है ना थीटा। द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो फिर हम अब यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैन बी डिफाइंड एज द एंगल डेल थीटा ऑफ OP ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल डेल T। हमारे पास ये जो OP का एंगल है डेल थीटा और टाइम इंटरवल डेल T है, तो ये हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डिफाइन आ गई। यही सारी बात हम लोग लिख लेंगे कि सपोज एट एनी इंस्टेंट T द पोजीशन ऑफ OP मेक्स एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस आफ्टर सम टाइम T प्लस T इट्स पोजीशन भी OP2। कुछ टाइम के बाद उसकी पोजीशन OP2 बन जाती है, जो कि मेकिंग एन एंगल थीटा प्लस डेल थीटा विद एक्स एक्सिस। दिस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं उसको? दिस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैन बी डिफाइंड एज द एंगल डेल थीटा ऑफ OP ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल डेल T। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम लोग फिर डिफाइन कर सकते हैं कि दैट द एंगल ऑफ OP, एंगल डेल थीटा ऑफ OP ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल डेल T। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है। ये वाली जो चीज़ है, ये वाली जो लाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा है कि फॉर वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ डेल थीटा, यानी कि जब हमारे पास डेल थीटा ये जो वैल्यू है बहुत ज़्यादा स्मॉल हो, द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब स्टूडेंट्स देखें, हमारे पास ये एक सर्कल है, ठीक है, ये हमारे पास रेडियस R है और ये सर्कल, ये जो हमारे पास यहाँ पर जो बॉडी है वो बहुत ही कम डिस्टेंस कवर करती है, ठीक है। तो इसके दरमियान जो एंगल बनता है वो बहुत ही छोटा होता है। तो जब इस मामले में हमारे पास जो डेल थीटा एंगल की जो वैल्यू है वो बहुत स्मॉल है, इसलिए हमारे पास जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब देखें, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन भी होती है और साइंस भी होते हैं उनके, कि डायरेक्शन किस तरफ है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर यहाँ पर हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी कोई डायरेक्शन भी होगी और डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग राइट हैंड रूल इस्तेमाल करते हैं। साइन कन्वेंशन की बात कर लें अगर हम लोग, अब देखें यहाँ पर हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, ये इसका सेंटर है और ये हमारे पास एक पार्टिकल P है। अगर ये पार्टिकल इस साइड की तरफ मूव करता है तो इसकी डायरेक्शन होगी
या सॉरी डिस्प्लेसमेंट होगा वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि वो इस तरफ मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। एंटी क्लॉकवाइज क्लॉक देखिए, क्लॉक की जो नीडल्स होती हैं वो इस तरफ मूव करती हैं, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन उसको कहते हैं जो कि इस तरफ मूव करती है। तो फॉर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ ओ पी, हमारे पास ओ पी है, द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो डेल थीटा होता है वो इज़ पॉजिटिव, हमारे पास जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, यानी कि हमारे पास अगर ओ पी है, ये इस तरफ मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो जो हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो कि डेल थीटा है वो पॉजिटिव होता है। फॉर क्लॉकवाइज रोटेशन द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल थीटा इज़ नेगेटिव, जब हमारे पास ओ पी जो है वो इस तरह क्लॉकवाइज मूव करे, क्लॉकवाइज रोटेशन हो, तब हमारे पास जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल थीटा होता है वो हमारे पास नेगेटिव होता है। अब हमारे पास जो डायरेक्शन होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, उसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन को हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वो यूज़ राइट हैंड रूल। राइट हैंड, देखिए ये मेरा राइट हैंड है, ठीक है। इस राइट हैंड, ये मेरा राइट हैंड है, इस राइट हैंड की फिंगर्स को अगर मैं कर्ल कर लूँ, ग्रैस्प कर लूँ, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन को शो करेंगी, ठीक है। ये डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को शो करेंगी ये राइट हैंड। और अगर थंब को मैं ऐसे सीधा कर लूँ, यानी कि थंब इरेक्ट हो, सीधा हो, तो जो थंब होगा ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन को बता रहा है, और ये जो कर्लिंग फिंगर्स हैं ये डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को बता रहा है। तो यही जो सारी चीज़ है वो यहाँ पर लिखी है कि डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वो यूज़ राइट हैंड रूल। हम लोग राइट हैंड रूल को इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट्स, राइट हैंड रूल हम लोगों ने सेकंड चैप्टर में पढ़ा है, जहाँ पे हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट्स पढ़ते होते थे, तो वही चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ की है। लेकिन यहाँ पर जो कर्लिंग फिंगर्स होती हैं ये एक्सिस ऑफ रोटेशन बताती हैं, और जो हमारे पास इरेक्ट थंब होता है वो हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन को बताता है, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है? इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वी यूज़ राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल हमारे पास क्या है? ग्रैस्प द एक्सिस ऑफ रोटेशन इन राइट हैंड रूल। हमारे पास जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है हम लोग उसको राइट हैंड रूल में अगर ग्रैस्प कर लें, तो कर्लिंग फिंगर जो है वो हमारे पास डायरेक्शन ऑफ रोटेशन होती हैं, और इरेक्ट थंब जो हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन को बताता है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास लीनियर डिस्प्लेसमेंट था जिसको हम लोग एस से डोनेट करते थे, उसका यूनिट होता था मीटर। इसी तरह हमारे पास जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है जिसको हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं, उसका भी यूनिट होता है। वो क्या होता है वो भी हम लोग देखते हैं। हमारे पास जो हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है थीटा, उसका जो ऐसा यूनिट होता है वो हमारे पास होता है रेडियन। तो जो ऐसा यूनिट होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का वो हमारे पास रेडियन होता है। पास जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट होता है वो रेडियन होता है, और जो हमारे पास लीनियर डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट होता है जिसको हम लोग एस से डिनोट करवाते हैं वो होता है मीटर। रेडियन क्या होता है? रेडियन क्या होता है या हम लोग कैसे कह सकते हैं? हमारे पास जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसका जो यूनिट है वो रेडियन है। स्टूडेंट देखिए, हमारे पास ये एक सर्कल है, ठीक है, ये इसका सेंट्रल पॉइंट है। हमारे पास ये पार्टिकल है वो यहाँ पर मूव करता है, ठीक है, ये हमारे पास, और ये इसका डिस्टेंस आर है। कुछ देर बाद जब वो यहाँ पर मूव करता है तब भी उसका जो डिस्टेंस होता है वो आर होता है फ्रॉम द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, द सेंटर ऑफ द सर्कल, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग रेडियस बोलते हैं और आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। पहले पार्टिकल यहाँ पे था, फिर वहाँ पे चला गया, तो फिर हमारे पास ये डिस्टेंस क्रिएट हो गया। अब हमारे पास पहले पार्टिकल यहाँ पे था, फिर यहाँ पर चला गया, जिसकी वजह से यहाँ पर हमारे पास जो है वो एक एंगल थीटा जो है वो बन गया। इस एंगल थीटा को ये जो हमारे पास
एंगल थीटा बनता है प्लेन पर, ये इसको हम लोग प्लेन एंगल बोलते हैं। और प्लेन एंगल का यूनिट होता है रेडियन। प्लेन एंगल का यूनिट क्या होता है? रेडियन। इसीलिए हमारे पास जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसका यूनिट हमारे पास रेडियन है। रेडियन की डिफाइन हम लोग कैसे कर सकते हैं? द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, जिसकी लेंथ जो है वो रेडियस ऑफ द सर्कल के इक्वल होती है। इसकी डिफाइन समझें। इट इज़ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये हमारे पास सेंटर ऑफ द सर्कल पर सबटेंडेड होता है बाय एन आर्क। ये हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक एक आर्क बनी है, हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, और इस आर्क की जो लेंथ है वो सर्कल के रेडियस की इक्वल है। स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास एक पिज़्ज़ा कैसे होता है, पिज़्ज़ा की शेप। ये हमारे पास एक पिज़्ज़ा है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? एक पिज़्ज़ा है। इस पिज़्ज़ा की एक स्लाइस को अगर हम लोग अलग करें तो यहाँ पर हमारे पास जो एंगल बनता है वो थीटा बनता है, ठीक है। तो अब पिज़्ज़ा की एक स्लाइस को हम लोग आर्क कंसीडर कर लें, और इस आर्क की जो लेंथ होती है वो सर्कल के रेडियस की इक्वल है, ठीक है। सर्कल का रेडियस क्या होता है कि सेंटर ऑफ पॉइंट से सर्कल की बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस होता है वो हमारे पास सर्कल का रेडियस होता है। तो रेडियन की हम लोग डिफाइन दोबारा देखेंगे। इट इज़ एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क। ये हमारे पास एंगल होता है जो सर्कल के सेंटर पर सबटेंडेड होता है एक आर्क से, जिसकी लेंथ जो है वह रेडियस ऑफ सर्कल के इक्वल होती है। हमारे पास जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसके कुछ और यूनिट्स भी हैं, जिसको हम लोग अदर यूनिट्स का कहते हैं कि अदर यूनिट्स आर डिग्री एंड रेवोल्यूशन। कुछ जो दूसरे यूनिट्स हैं हमारे पास डिग्री है और रेवोल्यूशन है, यानी कि हमारे पास ये एक सर्कल है और ये एक पार्टिकल है। जब भी ये पार्टिकल इस पूरे सर्कल में रिवॉल्व होकर दोबारा यहीं पर आ जाएगा तो वो अपनी एक 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेगा। तो इसीलिए हमारे पास जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसके एक यूनिट को हम लोग रेवोल्यूशन भी कहते हैं और डिग्री भी कहते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास रिलेशन क्या है लीनियर डिस्प्लेसमेंट के में और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में। मतलब कि हमारे पास ये एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है, ये हमारे पास पार्टिकल P है, फिर वो यहाँ पर मूव कर जाता है। ये हमारे पास डिस्टेंस R है P से, फिर यहाँ पर P1 पे मूव कर जाता है। यहाँ पर जो हमारे पास एंगल बनता है वो थीटा होता है, और ये हमारे पास पिवटेड पॉइंट O है। तो ये हमारे पास जो S है वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ से यहाँ तक गया। और हमारे पास जब सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। मतलब कि पॉइंट अब ये सर्कल के लॉन्ग मूव कर रहा है, लेकिन ये गया तो स्ट्रेट लाइन में ना, ऊपर की तरफ गया है ऐसे, ठीक है। तो ये हमारे पास फिर इसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो हमारे पास जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में रिलेशन क्या है, कंसिडर एन आर्क ऑफ लेंथ एस। ये हमारे पास एक आर्क है जिसकी लेंथ हम लोगों ने एस से शो करवाई हुई है, ये एस इसकी लेंथ है इस आर्क की। कंसिडर एन आर्क हुज लेंथ एस ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस which subtended at an angle theta and which at the center of circle। मतलब कंसिडर एन आर्क, हम लोगों ने एक आर्क कंसिडर की जिसकी लेंथ एल एस है ऑफ अ सर्कल, और उसका रेडियस जो है हमारे पास, रेडियस हमारे पास आर है, विच सबटेंडेड एन एंगल थीटा, और ये हमारे पास एंगल थीटा पे सबटेंडेड है एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल के सेंटर पे। यानी कि हमारे पास ये जो आर्क है उसकी लेंथ एस है, थीटा एंगल जो है सबटेंडेड हुआ है उसके सेंटर से, आर उसका रेडियस है। इट्स वैल्यू इज़ इन रेडियन इज़ गिवन बाय, उसकी वैल्यू हमारे पास रेडियन में कैसे गिवन होगी, यानी कि हमारे पास थीटा है वो उसकी लेंथ और रेडियस की इक्वल है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास
जो एस है वो आर्क की लेंथ है और आर उसका रेडियस है। थीटा हमारे पास लेंथ और रेडियस के इक्वल है, तो हम लोग इट्स वैल्यू इन रेडियन इज गिवन एज थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर, यानी कि इट्स वैल्यू इन रेडियन हम लोगों ने इसलिए लिखा क्योंकि थीटा का यूनिट हमारे पास रेडियन होता है। तो थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर। अगर हम लोगों ने यहाँ स्टूडेंट्स देखें, हमारे पास ये एक सर्कल है, ठीक है। पार्टिकल पहले यहाँ पर था, फिर पार्टिकल यहाँ पे हो गया P1, हमारे पास थीटा, ठीक है। फिर हमारे पास यही एक सर्कल है, सेम साइज़ का, कंसिडर कर लें, इमेजिन कर लेंगे सेम साइज़ का है। पार्टिकल पहले यहाँ पे था, फिर पार्टिकल पहले यहाँ पे था, तो यहाँ पर ये थीटा एंगल बन रहा है। अब इस आर्क की लेंथ एस है, इस आर्क की लेंथ एस है, ठीक है। मतलब कि अगर लेंथ ज़्यादा हो रही है तो थीटा भी ज़्यादा हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर इनकी लेंथ कम थी तो थीटा की वैल्यू भी कम थी। यहाँ पर ये जो आर्क यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव किया है, इसकी लेंथ ज़्यादा होगी। ये एस जो है हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क कंसिडर कर रहे हैं, तो थीटा की वैल्यू भी ज़्यादा होगी, यानी कि एस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है थीटा के। तो हमारे पास ये इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को ख़त्म करने के लिए हम लोग आर यूज़ करते हैं, एस इज इक्वल टू आर थीटा। जब हम लोगों ने थीटा फाइंड करना होता है तो थीटा को सेपरेट करने के लिए थीटा इज इक्वल टू आर ओवर एस भी बन जाता है, ठीक है। तो फिर हम लोग नीचे लिख सकते हैं कि दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। स्टूडेंट्स देखें, हमारे पास लेंथ का जो यूनिट है वो मीटर भी है और सेंटीमीटर, और थीटा का यूनिट जो है हमारे पास वो डिग्री भी है, और थीटा का यूनिट हमारे पास रेवोल्यूशन भी है, ठीक है। जिस तरह हमारे पास लेंथ का यूनिट मीटर और सेंटीमीटर होता है, हम लोग मीटर को सेंटीमीटर में और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना जानते हैं। इसी तरह हमारे पास थीटा भी एक ही वेक्टर क्वांटिटी है और इसके जो यूनिट दो हैं। रेडियन तो उसका ऐसा यूनिट है, लेकिन उसके यूनिट्स जो हैं वो डिग्री भी है, रेवोल्यूशन भी है। तो हम लोग ये कैसे डिग्री को रेडियन में या रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? थीटा की यूनिट रेवोल्यूशन भी है ना, लेकिन थीटा की यूनिट जो है हमारे पास रेडियन भी है। रेवोल्यूशन में तो हम लोग कन्वर्ट कर ही नहीं सकते, वो थीटा का एक बेसिक सा यूनिट है। तो डिग्री को कैसे रेडियन में, रेडियन को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं डिग्री में? जिस तरह लेंथ का यूनिट मीटर है और सेंटीमीटर भी है, मीटर को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं ये। इसी तरह हम लोग थीटा जो कि डिग्री भी है उसका यूनिट और रेडियन भी है, वो थीटा एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उनके यूनिट्स को आपस में कैसे एक्सचेंज कर सकते हैं, नेक्स्ट हम लोग ये देखते हैं। स्टूडेंट्स देखें, इफ ओ पी इज रोटेटिंग द पॉइंट पी कवर अ डिस्टेंस 2 पाई आर इन वन रेवोल्यूशन ऑफ पी, वी नो दैट इन रेडियन। अब देखिए हमारे पास ये एक सर्कल है, ये इसका सेंट्रल पॉइंट है। पार्टिकल यहाँ से मूव करता 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 वापस यहाँ पर आता है, और कितना डिस्टेंस कवर करता है, कितना डिस्टेंस कवर करता है, वो हमारे पास जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो है 2 पाई आर। डिस्टेंस को हम लोग एस से डिनोट करते हैं, तो एस इज इक्वल टू 2 पाई आर। ये सर्कमफेरेंस के लॉन्ग मूव कर रहा है, तो सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर आ गया हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास ओ पी है। ओ पी इज रोटेटिंग द पॉइंट कवर अ डिस्टेंस 2 पाई आर इन वन रेवोल्यूशन। एक रेवोल्यूशन में जो है वो 2 पाई आर डिस्टेंस कवर कर रहा है, एज वी नो दैट इन रेडियन। रेडियन में हमारे पास थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर है। एस की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 पाई आर। 2 पाई आर की वैल्यू जब यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आर और आर कैंसिल हो जाएंगे, तो थीटा इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन आ गया हमारे पास। थीटा हमारे पास किसके इक्वल आ गया? 2 पाई आर के इक्वल। अब देखें वन रेवोल्यूशन में हमारे पास 2 पाई रेडियन है, ठीक है। तो जब हम लोग सर्कल को, कोई भी सर्कल है हमारे पास, उसको 360 डिग्री पार्ट्स में डिवाइड करते हैं,
वन रेवोल्यूशन हमारे पास क्या होता है, 360 डिग्री के इक्वल होता है, क्योंकि हम एक सर्कल को 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए हमारे पास वन रेवोल्यूशन जो है वो 360 डिग्री आ गया। तो वो हमारे पास 2 पाई रेडियन की इक्वल है। फिर हम लोग एक्सचेंज कर सकते हैं, 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री भी लिख सकते हैं। 1 रेडियन निकालने के लिए हमारे पास ये 2 पाई जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री ओवर 2 पाई आ गया। तो 1 रेडियन हमारे पास 360 ओवर 2 इंटू पाई की वैल्यू पुट की तो 3.14 आ गया हमारे पास। तो जब हम लोग ने इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व किया तो ये हमारे पास जो है वो 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री आ गया। ये वाली जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अक्सर एग्जाम्स में पूछ लेते हैं कि 1 रेडियन जो है वो किसके इक्वल होता है। अगर हम लोगों ने 1 डिग्री फाइंड आउट करना हो तो 1 डिग्री हमारे पास कैसे आता है, 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 रेडियन ओवर 57.3 डिग्री। ये हमारे पास 1 रेडियन को 1 डिग्री को निकालने का फार्मूला है, और ये हमारे पास 1 रेडियन की वैल्यू आ गई कि 1 रेडियन हमारे पास 57.3 डिग्री के इक्वल होता है। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको लेक्चर कैसा लगा।